हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के डिफरेंसेस के बारे में जाना। हमने ये जाना कि क्वांटम मैकेनिक्स ट्रू मैकेनिक्स है, सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है, वेदर दे आर मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। बट क्वांटम मैकेनिकल आइडियाज डिफिकल्ट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, नॉट इजी टू अप्लाई। ऑन द अदर हैंड क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके आइडियाज सिंपलिस्टिक हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ही कुछ वैलिड अप्रोक्सीमेशंस लेकर क्लासिकल मैकेनिक्स बन जाती है। बट वो अप्रोक्सीमेशंस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड आ पाते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड इन एटम्स के लिए वो अप्रोक्सीमेशंस फेल हो जाते हैं। जैसे अगर हम ट्रेजेक्ट्री के डिटर्मिनेशन में आने वाला एरर नेग्लेक्ट कर दें और बोलें कि ट्रेजेक्ट्री हम काफी एक्यूरेटली बता सकते हैं, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है। बट ये एरर का नेग्लेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए करना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ये बोलना कि हम वेव नेचर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को सिर्फ पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है। बट अगेन ये अप्रोक्सीमेशंस इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड इन एटम्स पर एप्लीकेबल नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में कन्फाइंड है उनका वेव नेचर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो अप्रोक्सीमेशंस क्लासिकल मैकेनिक्स में लिए गए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स में बदलने के लिए लिए गए हैं, वो अप्रोक्सीमेशंस इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड इन एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो टू अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, to understand the structure of an atom, we have to follow quantum mechanics. और क्वांटम मैकेनिकल आइडियाज ही हम इस चैप्टर में अब ग्रास्प करेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, उनके ड्यूअल नेचर को। अगेन ड्यूअल नेचर इज अ क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमने लास्ट टाइम बात करना स्टार्ट किया। शुरू में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एज वेव्स समझ रहे हैं। वेव्स क्या होती हैं, इनके बारे में हमने ब्रीफली बात करी पिछली क्लास में। वेव एक डिस्टरबेंस है जो कि एक पॉइंट पर ओरिजिनेट होता है और वहां से आउटवर्ड्स मूव करता है वाया द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स और फील्ड्स, ठीक है। नॉर्मली हमारे अराउंड जो हम वेव्स ऑब्जर्व करते हैं, जैसे साउंड वेव्स, वेव्स इन स्ट्रिंग, वेव्स इन वाटर, उन वेव्स में पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस सेंस में डिफरेंट हैं। उनमें पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते, उनमें फील्ड्स ऑसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उस मीडियम में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, कभी सपोज पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम हो जाती है, कभी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट के अबाउट फ्लक्चुएट करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी हर पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं और वेव ट्रेवल का डायरेक्शन इन दोनों के भी परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने आप में ट्रांसवर्स वेव्स हैं एंड ऑफ कोर्स दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। एक ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल अगर कहीं रखा जाए, किसी चार्ज्ड पार्टिकल को अगर किसी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट किया जाए, तो वो ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल अपने अराउंड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और उसी से क्रिएट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए आज वेव्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं। ये जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे ये हर तरह के वेव के लिए एप्लीकेबल हैं। साउंड वेव्स के लिए भी, वेव्स इन स्ट्रिंग के लिए भी, वेव्स इन वाटर के लिए भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी। ये जनरल डिस्कशन है रिगार्डिंग ऑल वेव्स। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी टर्म्स जो वेव्स को डिस्क्राइब करती हैं, वेव्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं।
उनमें से एक टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को जनरली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड रेफर्स टू द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस अबाउट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, magnitude of maximum disturbance at any point along wave travel, at a point along wave travel। ठीक है, मतलब अगर पानी में वेव्स क्रिएट हो रही हैं तो किसी भी पॉइंट पर वाटर मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन से कितना हाइट तक जा रहे हैं, कितनी हाइट अचीव कर रहे हैं या कितनी डेप्थ अचीव कर रहे हैं मैक्सिमम, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही हो तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या आता है या मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या आता है, उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टर्बेंस एट अ पॉइंट अलोंग वेव ट्रेवल। ठीक है, तो पानी में क्रिएट होने वाली वेव्स के लिए एम्पलीट्यूड की यूनिट्स जो होंगी वो मीटर्स में होंगी, सेंटीमीटर्स में होंगी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो यूनिट्स ऑफ एम्पलीट्यूड होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले यूनिट्स होंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड वाले यूनिट्स होंगे। अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करें और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होता हो तो उसको पॉजिटिव माने और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता हो तो उसको नेगेटिव माने, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, सो क्रेस्ट इज द मैक्सिमम हाइट एंड ट्रफ इज द मैक्सिमम डेप्थ यू कैन से फॉर द डिस्टर्बेंस। तो क्रेस्ट की हाइट ले लें या ट्रफ की डेप्थ ले लें, इन दोनों को ही हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। The height of crest or the depth of trough both can be called amplitude. Normally waves के लिए amplitude energy का indicator माना जाता है। Amplitude of a wave is related to the energy contained in the wave. Higher the amplitude, higher is the energy contained in the wave. That is what we normally expect. पानी में क्रिएट होने वाले वेव्स की हाइट जितनी ज्यादा होगी, जितनी ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, उनमें कंटेन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा वेव्स में कंटेन्ड एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव is related to the energy contained in the wave. ठीक है, इनफैक्ट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का इंडिकेटर माना जाता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। वेव ट्रेवल के अलोंग अगर हम एक यूनिट एरिया कंसिडर करें तो उस यूनिट एरिया पर सपोज 1 मीटर स्क्वायर पर 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी गिर रही है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता है इंटेंसिटी ऑफ द वेव भी उतना ही ज्यादा माना जाता है। हायर द एम्पलीट्यूड, higher is the intensity of the wave.
is the intensity of the wave. और इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पर एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी गिर रही है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा वेव की इंटेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसा हम इन जनरल वेव्स के लिए मानते हैं। किसी भी वेव की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, नॉट इन पर्टिकुलर अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बट अबाउट वेव्स इन जनरल। हायर द एम्पलीट्यूड हायर इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ आते हैं, जिनमें से एक टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा, ग्रीक लेटर लैम्डा। वेवलेंथ ऑब्वियसली एक लेंथ है, चाहे किसी भी तरह की वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या साउंड वेव हो। वेवलेंथ इज सिंपली अ लेंथ। अगर हम किसी वेव का एक फोटोग्राफ लें, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फोटोग्राफ लेना पॉसिबल हो तो फिर उसके लगातार आने वाले क्रेस्ट्स, उस फोटोग्राफ में जो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स दिखाई देंगे या जो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स दिखाई देंगे, उनके बीच के सेपरेशन को बोलते हैं वेवलेंथ। सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स और टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स। ठीक है। या फिर एक अप कर्व और एक डाउन कर्व, एक अप कर्व और एक डाउन कर्व मिलाकर जो लेंथ बनती है उसको भी कह सकते हैं वेवलेंथ। ठीक है। अप कर्व और डाउन कर्व मिलाकर वेवलेंथ है, या दो लगातार आने वाले क्रेस्ट्स के बीच की दूरी या दो लगातार आने वाले ट्रफ्स के बीच की दूरी, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। डिस्टेंस or we can say separation between two consecutive crests or two consecutive troughs। या फिर एक अप कर्व और एक डाउन कर्व मिलाकर जो लेंथ बनती है वो है वेवलेंथ। ठीक है ना। एक अप कर्व और एक डाउन कर्व मिलाकर ये जो बन रहा है इसको अपन वन वेव भी कह सकते हैं, इसको एक वेव कह सकते हैं, और इसकी जो लेंथ है इसको बोलेंगे वेवलेंथ। थर्ड टर्म इज वेव नंबर। सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं, बट डेफिनेशंस को एग्जैक्टली समझना जरूरी है, उनका सिंबल ध्यान रखना जरूरी है। वेव नंबर का सिंबल होता है न्यू बार। ये जो इंग्लिश लेटर वी जैसा लग रहा है ना, ये ग्रीक लेटर न्यू है, और इसके ऊपर लगाया गया लाइन सेगमेंट उसको बार रीड करते हैं। ओवरऑल इसको रीड करेंगे न्यू बार। ठीक है। वेव नंबर जैसा कि इसका नाम है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट आर कंटेन्ड इन 1 मीटर लेंथ पर यूनिट लेंथ। एक मीटर में कितनी वेवलेंथ्स आ सकती है उस नंबर को बोलते हैं वेव नंबर। सपोज वेवलेंथ हो 5 सेंटीमीटर्स या 0.05 मीटर्स, तो बताइए 1 मीटर लेंथ में कितनी वेवलेंथ्स आ जाएंगी। उसके लिए आपको 1 को 0.05 से डिवाइड करना होगा। 1 मीटर को 0.05 मीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 20। सो देयर आर 20 वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। कितनी वेवलेंथ्स, इस तरह की कितनी वेवलेंथ्स एक यूनिट लेंथ के अंदर आ सकती हैं, समाहित हो सकती हैं, उस नंबर को बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है।
So wave number is the number of wavelengths contained per unit length. एक यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ्स आ सकती हैं, उस नंबर को बोलते हैं वेव नंबर। जैसे अगर वेवलेंथ हो 2 सेंटीमीटर तो 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ्स आ पाएंगी? 50 वेवलेंथ्स पर मीटर। ये नंबर आपको मिलेगा 1 को 0.02 से डिवाइड करके, 1 मीटर को वेवलेंथ से डिवाइड करके 50 मिला है, तो 50 को बोलेंगे वेव नंबर, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स कंटेन्ड पर यूनिट लेंथ। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या बन रहा है? वेव नंबर का फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। 1 को लैम्डा से डिवाइड करने पर मिलता है वेव नंबर। वेवलेंथ की यूनिट्स क्या होंगी? मीटर्स, माइक्रोमीटर्स, नैनोमीटर्स, लेंथ वाली यूनिट्स होंगी। और वेव नंबर की यूनिट्स क्या होंगी? रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, मीटर इनवर्स। Wave number is the number of wavelengths contained per unit length. फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रीक्वेंसी। सिंबल है न्यू। फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू, वेव नंबर का सिंबल न्यू बार, वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बेसिकली रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट आर अकरिंग एट अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। किसी भी पॉइंट पर जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है या जो फील्ड ऑसिलेट कर रहा है वो कितने ऑसिलेशंस कर रहा है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उस नंबर को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले जान लीजिए कि एक ऑसिलेशन क्या होता है। मान लो पानी में वेव ट्रेवल कर रही है और पानी के मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन क्या होगा? एक पार्टिकल जो अपनी मीन पोजीशन पर है और मान लो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और उस मैक्सिमम हाइट पर आकर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। वहां से वो नीचे रिटर्न करने लगेगा, वापस मीन पोजीशन पर पहुंचेगा। ध्यान रहे अभी एक ऑसिलेशन पूरा नहीं हुआ, ये पार्टिकल यहां मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, यहां से नीचे चला जाएगा। अभी भी एक ऑसिलेशन पूरा नहीं हुआ, ये मैक्सिमम डेप्थ पर पहुंचकर वापस ऊपर रिटर्न करेगा। अब जब ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, उस पॉइंट के बाद से इसकी जर्नी वापस रिपीट होने लग जाएगी। अभी तक के मोशन में कुछ भी रिपीटेटिव नहीं था। ये पहले ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, फिर वापस मीन पोजीशन पर गया, लेकिन रुका नहीं, डेप्थ पर पहुंचा और अब वापस मीन पोजीशन पर आ गया है। अब यहां से इसकी जर्नी वापस ओरिजिनल पाथ को ही रिट्रेस करने लगेगी, ओरिजिनल वेलोसिटीज वापस आने लगेंगी। इतने मोशन को अपन बोलते हैं एक ऑसिलेशन। पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आके वापस मीन पोजीशन क्रॉस करी, डेप्थ पर गया और वापस ऊपर आके मीन पोजीशन पर आया। दिस मच ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। और ऐसे कितने ऑसिलेशंस पार्टिकल कर रहा है या फील्ड कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। Number of oscillations done by the particle or field per unit time. Number of oscillations done by the particle or field per unit time.
एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेशंस कर रहा है, फील्ड कितनी बार ऑसिलेशंस कर रहा है, इस नंबर को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर पर सेकेंड. तो इसकी यूनिट्स होती हैं सेकेंड इनवर्स, जिसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है एक साइंटिस्ट के ऑनर में, हर्ट्ज. शॉर्ट में लिखते हैं HZ, हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी को समझने का एक तरीका और भी है. फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए मान लीजिए आप वेव ट्रेवल की दिशा में एक जगह पर खड़े हुए हैं. मान लीजिए पानी में वेव्स ट्रेवल कर रही हैं और आप वेव ट्रेवल की दिशा में ही पानी में खड़े हुए हैं. आगे की तरफ वेव जा रही है, तो आप ये देखो कि आपकी आंखों के नीचे से कितने क्रेस्ट गुजर रहे हैं पर यूनिट टाइम. आप काउंट करो कि आपकी आंखों के नीचे कितने क्रेस्ट आ रहे हैं पर सेकेंड. जितने क्रेस्ट आएंगे एक सेकेंड में, इसका मतलब उतने ही ऑसिलेशंस हुए हैं एक सेकेंड में, क्योंकि एक ऑसिलेशन में एक क्रेस्ट आता है. तो आप अपनी आंखों के नीचे देखो कि पानी में कितनी बार क्रेस्ट बन रहा है एट अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड. दैट नंबर इज गोइंग टू गिव यू फ्रीक्वेंसी. दूसरे शब्दों में आप ये भी काउंट कर सकते हो कि आपकी आंखों के आगे से कितने वेव फॉर्म्स निकल गए हैं, कितनी वेवलेंथ गुजर गई है आपकी आंखों के सामने से एक सेकेंड में. ध्यान रहे, एक वेवलेंथ में एक ही क्रेस्ट आता है. तो जितने क्रेस्ट आएंगे एक पॉइंट पर, उतनी ही वेवलेंथ गुजर गई होंगी उस पॉइंट से एक सेकेंड में. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है. Frequency refers to the number of wavelengths crossing a given point. Number of wavelengths crossing a given point along the wave travel in 1 second. ठीक है. वेव अगर सामने की तरफ ट्रेवल कर रही है तो आपको आपके आगे से वेवलेंथ्स गुजरती हुई दिखाई देंगी. वेवलेंथ्स आप अपनी आंखों के नीचे देखते रहो और ऑब्जर्व करो कितनी वेवलेंथ्स एक सेकंड में गुजर रही है. जितनी वेवलेंथ्स एक सेकंड में गुजर रही है आपकी आंखों के नीचे से, बिलो योर आई, वही नंबर कहलाता है फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने के दो तरीके हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं. या तो ऐसे बोल लो कि पार्टिकल ने एक पॉइंट पर के अबाउट कितने ऑसिलेशंस किए पर सेकेंड, या फिर ये बोल लो कि एक पॉइंट पर कितनी बार क्रेस्ट आया पर सेकेंड, या फिर ये बोल लो कि कितनी वेवलेंथ क्रॉस करी एक गिवन पॉइंट से इन 1 सेकेंड. ऑल दीज थिंग्स आर द सेम and all of them are going to give you the frequency of the wave. इस अंडरस्टैंडिंग से जाओ या इस अंडरस्टैंडिंग से जाओ, फ्रीक्वेंसी सेम ही मिलेगी. नंबर ऑफ वेवलेंथ क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट along the wave travel in 1 second. अच्छा, वेव की फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है. जहां से वेव ओरिजिनेट हुई ना, वहां पर जो ऑसिलेटर रखा हुआ है वो कितनी बार ऑसिलेशन कर रहा है एक सेकेंड में, वो वेव की फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करता है. जैसे पिछली क्लास में मैंने वो वेव इन अ रोप का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें एक लड़का एक एंड पर रोप को लगातार ऑसिलेट करवा रहा है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होगा, वो उस स्टूडेंट पर, उस बॉय पर डिपेंड करेगा. वो कितनी बार ऑसिलेशंस कर रहा है पर सेकेंड, दैट विल डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव दैट विल बी जनरेटेड इन द रोप. तो फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पर चेंज नहीं होती. अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चार्ज पार्टिकल के जरिए क्रिएट हुई है वैक्यूम में, और बाद में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पानी में से गुजर रही है, ग्लास में से गुजर रही है, एयर में से गुजर रही है, अलग अलग मीडियम्स में से गुजर रही है, तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी.
frequency of waves, सिंपली ये अभी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात चल रही है तो उन्हीं का नाम ले लेते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स doesn't change upon changing the medium. मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द वेव. न्यू डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द वेव. जहां से वेव ओरिजिनेट हुई है उस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी. ठीक है. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये टर्म समझने के बाद हम वेव स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं. किसी वेव की क्या स्पीड है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है. कैसे? इस बात को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल कंसिडर करिए. मान लीजिए आप एक रेलवे ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं. सपोज ये है वो रेलवे ब्रिज जिसके नीचे से एक ट्रेन गुजर रही है. सपोज ये है वो ट्रेन. इसके सारे कोचेस आइडेंटिकल लेंथ के हैं. मान लीजिए कि सेपरेशन बिटवीन कोचेस नेग्लिजिबल है. दो लगातार आने वाले कोचेस के बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल है. आप रेलवे ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं, एकदम कॉर्नर पर खड़े हुए हैं, नीचे की तरफ झुके हुए हैं. हालांकि आपका नीचे कूदने का कोई इरादा नहीं है, इस तरह के इरादे मत रखिएगा. आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस ट्रेन में कितने कोचेस हैं, कितने डब्बे हैं और उन सब कोचेस को आपकी आंखों के नीचे से गुजरने में कितना समय लगा. आप टाइम नोट कर रहे हैं और नंबर ऑफ कोचेस भी काउंट कर रहे हैं. ठीक है. कितने डब्बे हैं ये काउंट करा और कितने समय में ट्रेन निकली ये भी काउंट करा. सो सपोज 20 कोचेस. दिस इज अ ट्रेन विच इज crossing a railway bridge, crossing below the railway bridge. 20 coaches passed from below the eye line in say 5 seconds. ट्रेन सपोज फुल स्पीड में चल रही थी. 20 डब्बे काउंट किए गए जो कि 5 सेकंड में ही क्रॉस कर गए. ठीक है. तो कितने कोचेस पर सेकंड क्रॉस किए उसको अपन बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ऑफ कोचेस. कोचेस के क्रॉस करने की फ्रीक्वेंसी क्या रही? उसका जवाब मिलेगा 20 को 5 से डिवाइड करके 4 कोचेस पर सेकंड. 4 डब्बे 1 सेकंड में गुजर रहे हैं. उसके बाद अगर मुझे एक डब्बे की लंबाई भी पता हो, ठीक है, सपोज एक डब्बा 50 मीटर लेंथ का है, जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर. 50 मीटर लेंथ का एक डब्बा है और ऐसे 4 डब्बे मेरी आंखों के नीचे से निकलते हैं 1 सेकंड में. तो क्या मैं ट्रेन की स्पीड बता सकता हूं? ये जो एक डब्बे की लंबाई है ये एक तरह से वेव लेंथ के इक्विवेलेंट है. जैसे हम वेव ट्रेवल के अलोंग देख रहे थे कि कितनी वेव लेंथ गुजरी हमारी आंखों के नीचे से 1 सेकंड में, वैसे ही मैं यहां पर देख रहा था कि कितने डब्बे गुजरे मेरी आंखों के नीचे से 1 सेकंड में. 4 डब्बे निकले
और हर कोच की लंबाई 50 मीटर है। 50-50 मीटर के 4 डब्बे 1 सेकंड में निकल गए, तो ट्रेन की स्पीड क्या हुई? स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो फ्रीक्वेंसी को लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। 4 सेकेंड इनवर्स को 50 मीटर से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, आंसर आएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन 1 सेकेंड में 200 मीटर ट्रेवल कर रही है। दिस इज अ ह्यूमंगस नंबर, अनबिलीवेबल नंबर। स्पेशली इंडियन ट्रेन तो इतनी स्पीड से मूव नहीं करती है। बट एनीवेज, क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन को बस क्वेश्चन के नजरिए से देखिए, उसकी प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा नहीं जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की, इस एग्जाम्पल की मदद से हमें स्पीड ऑफ अ वेव फाइंड करने का एक तरीका मिल गया। अगर मुझे वेवलेंथ पता हो और मुझे ये पता हो कि ऐसी कितनी वेवलेंथ 1 सेकंड में गुजरेगी मेरी आंखों के नीचे से, तो मैं वेव की स्पीड भी फाइंड कर सकता हूं। यहां से मुझे एक और वेव कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का तरीका मिल गया, वेव स्पीड फाइंड करने का तरीका। और वेव स्पीड का फॉर्मूला आया है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये किसी भी वेव के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एनी वेव द स्पीड इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो उम्मीद है ये सिंपल टर्म्स आप वेव्स के बारे में समझ पाए होंगे। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ अ वेव, एटसेट्रा। अगर हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो उनकी स्पीड मीडियम टू मीडियम चेंज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फास्टेस्ट ट्रेवल करते हैं वैक्यूम में। ग्लास में, वाटर में उनकी स्पीड रिलेटिवली कम हो जाती है। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल द फास्टेस्ट इन वैक्यूम। एयर में भी उनकी स्पीड लगभग इतनी ही होती है, स्लाइटली रिड्यूस्ड होती है। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। इनफैक्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द फास्टेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पीड। फास्टेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पीड। इतनी स्पीड या इससे ज्यादा स्पीड कोई भी ऑब्जेक्ट अचीव नहीं कर सकता। स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट एंड नो ऑब्जेक्ट कैन एवर मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। उसको क्रॉस करना तो पॉसिबल है ही नहीं, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पहुंचना भी पॉसिबल नहीं है। So for electromagnetic waves traveling in vacuum, by default हम मीडियम वैक्यूम ही मानेंगे या फिर एयर मानेंगे। एयर में भी स्पीड लगभग यही मानी जाएगी। इन वैक्यूम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्मूला बन जाता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये 3 क्वांटिटीज को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वैल्यू है। वैक्यूम में कहीं भी लाइट मूव करे उसकी स्पीड यही रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट है, इससे जाहिर होता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। C इज अ कांस्टेंट। 1 बाय लैम्डा को अपन न्यू बार लिखते हैं, तो C इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू C न्यू बार भी लिख सकते हैं, या फिर न्यू अपॉन न्यू बार इक्वल C।
ये भी इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, where nu bar is the wave number. Frequency and wave number are directly proportional. Frequency and wavelength are inversely proportional. Higher the wavelength, lesser is the frequency, and vice versa. Higher the frequency, higher the frequency of light, smaller is its wavelength. And vice versa. Frequency and wavelength are inversely proportional. हाँ, अगर मीडियम बदलेगा, मीडियम बदलने पर अगर लाइट वैक्यूम से वाटर में आ रही है या वाटर से ग्लास में जा रही है, मीडियम बदलने पर स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट बदलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मीडियम बदलने पर ये चीज कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और अगर मीडियम ना बदले तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are found to possess a huge range of frequencies or wavelengths. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ह्यूज रेंज ऑफ वेवलेंथ में पाए गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स के ऑर्डर में भी हो सकती है और फेम्टोमीटर के ऑर्डर में भी हो सकती है। फेम्टोमीटर मतलब 10 to the power -15 मीटर की वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ऑब्जर्व की गई हैं और किलोमीटर्स के ऑर्डर में वेवलेंथ हो ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ की रेंज है वो ह्यूज है, ह्यूमंगस है। एंड ऑब्वियसली अगर वेवलेंथ की रेंज बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी की रेंज भी ज्यादा ही होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। और इस एंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या एंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द एंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ्स दैट electromagnetic waves are found to possess is called as the electromagnetic spectrum. Electromagnetic waves are found to possess a huge range of frequencies or wavelengths collectively referred to as the electromagnetic spectrum. The electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ की एंटायर रेंज को कहते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक सिंप्लीफाइड वे में। Let us represent the electromagnetic spectrum in the form of a simplistic diagram. ठीक है, यहां पर मैं लेंथ की रेंज दिखाऊंगा, वेवलेंथ की रेंज। वेवलेंथ अपन मीटर्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। अलग अलग वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट,
एक्स रेज, गामा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपकी फैमिलियरिटी अभी तक भले ही कम रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एप्लीकेशन, उनका इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप जानते हो या ना जानते हो, बट स्टिल दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। अच्छा, कुछ लोगों का समझना यह है कि लाइट का मतलब होता है विजिबल लाइट। नहीं, सब तरह की लाइट विजिबल नहीं होती है। हर वेवलेंथ की लाइट विजिबल नहीं होती है। लाइट एक जनरल वर्ड है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हम लाइट वर्ड यूज कर सकते हैं, बट ऑल टाइप ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल लाइट। ओनली लाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और स्मॉल रेंज ऑफ वेवलेंथ इज विजिबल लाइट। चलिए उसके बारे में भी जानेंगे, ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हुए। यहां पर वेवलेंथ मेंशन की जाएगी। 10 to the power 2 मतलब 100 मीटर, 10 to the power 0 मतलब 1 मीटर, 10 की पावर 2 से रिड्यूस करूंगा और इक्वी डिस्टेंट मैनर में ड्रॉ करूंगा। कोशिश तो यही रहेगी कि ये सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट रखे जाएं। हालांकि एग्जैक्टली इक्वी डिस्टेंट रखना भी संभव नहीं हो पाएगा। 10 की पावर 2 से डिक्रीज करता जा रहा हूं। मतलब वेवलेंथ जो है वो राइट में जाने पर डिक्रीज हो रही है ऑन मूविंग राइटवर्ड्स। अगर वेवलेंथ राइट में जाने पर डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी राइट में जाने पर इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स कर देंगे तो वेवलेंथ 1/10 हो जाएगी। 1 मीटर से ज्यादा वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है, 100 मीटर 1000 मीटर वाली लाइट, वो रेडियो ट्रांसमिशन में काम आती है। इसी वजह से इस लाइट को नाम दिया गया है रेडियो वेव्स। चाहे वो पुराने वाले रेडियो चैनल्स हों, विविध भारती वगैरह, या फिर एफएम चैनल्स हों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड चैनल्स हों, उन सबका ट्रांसमिशन रेडियो वेव्स के थ्रू होता है, जिनकी वेवलेंथ 1 मीटर या उससे ज्यादा होती है। जबकि 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बीच में वेवलेंथ, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 to the power -2 मीटर से 1 मीटर के बीच में जो वेवलेंथ रखती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टेलीविजन चैनल्स के ट्रांसमिशन में काम आती है। जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, जिनके सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नल्स आपकी घर की छत पर रखे गए एंटीना में कैच होते हैं, वो जो सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं वो टेलीविजन वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इससे स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट को बोलते हैं माइक्रोवेव्स। ठीक है, ये माइक्रोवेव ओवन में भी प्रोड्यूस होती है। माइक्रो का मतलब वैसे 10 to the power -6 होता है, तो कोई ये सोच सकता है कि माइक्रोवेव की वेवलेंथ 10 to the power -6 मीटर होगी, पर ऐसा नहीं। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ अराउंड 1 मिलीमीटर होती है। 10 to the power -2 मीटर से 10 to the power -4 मीटर के बीच में अप्रोक्सीमेटली माइक्रोवेव्स होते हैं। इनसे छोटी वेवलेंथ की लाइट को बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट, शॉर्ट में IR, इंफ्रारेड लाइट। 10 to the power -6 मीटर से भी स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ अगर हम चलें तो 10 to the power -7 मीटर की रेंज में, 10 to the power -7 मीटर के ऑर्डर में एक स्मॉल विड्थ में कुछ ऐसी वेवलेंथ मिलती हैं
एक स्मॉल रेंज में कुछ ऐसी वेवलेंथ्स मिलती हैं जो अगर किसी ऑब्जेक्ट से एमिट हो रही हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ठीक है, ये वो वेवलेंथ है जो अगर किसी ऑब्जेक्ट से एमिट होती हैं तो उनको हम देख पाते हैं। इन वेवलेंथ्स को बोलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज होती है फ्रॉम अराउंड 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर रफली। कुछ बुक्स में लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर बोलते हैं, कहीं 400 से 750 बोलते हैं, बट ज्यादा एक्यूरेट रेंज ये है। 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच में जो वेवलेंथ्स हैं वो विजिबल लाइट है। ठीक है, और इस विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं जिनको एक एक्रोनिम, एक शॉर्ट फॉर्म के तौर पर आपने पढ़ा भी होगा। विजिबल लाइट के 7 कलर कौन से हैं? इनका एक शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर। विबग्योर रिप्रेजेंट्स द कलर्स कंटेन्ड इन विजिबल लाइट। विबग्योर वर्ड में राइट की तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है, और अगर राइट की तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है तो लेफ्ट की तरफ आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेफ्ट की तरफ आने पर फ्रीक्वेंसी। तो ये वायलेट वाला एंड लगभग 380 नैनोमीटर पर है, V फॉर वायलेट, और रेड लाइट वाला एंड लगभग 760 नैनोमीटर पर है, R फॉर रेड। चलिए सारे कलर्स के नाम मेंशन कर लेते हैं, इवन तो आप इनसे वाकिफ होंगे। V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I for indigo. Don't ask the difference between violet and indigo. At least don't ask me. B for blue. G for green. Y is yellow. O is orange. And R is red. These are the 7 colors contained in visible light, which occur in the wavelength range 380 nanometers to 760 nanometers. 760 नैनोमीटर वाला एंड रेड लाइट का है, 380 नैनोमीटर वाला एंड वायलेट लाइट का है। विबग्योर वर्ड जब आप बोलते हैं तो वेवलेंथ लगातार बढ़ती जाती है। तो बताइए ब्लू लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है या येलो लाइट की? इसके लिए बस विबग्योर ये नाम पढ़िए। वाई बाद में आ रहा है, जो बाद में आ रहा है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ग्रीन लाइट की ज्यादा है या फिर वायलेट लाइट की? तो विबग्योर वर्ड में जो पहले आता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, विबग्योर वर्ड में जो बाद में आता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड फिक्स इन योर माइंड। विबग्योर नाम पढ़ते समय लगातार वेवलेंथ बढ़ रही है, जैसे जैसे हम विबग्योर बोल रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ रही है। चलिए, विजिबल लाइट से ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट। रेड लाइट से ज्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड, वायलेट लाइट से कम वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट। वायलेट से कम वेवलेंथ वाली लाइट को नाम दिया गया है अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट या यूवी रेज। ठीक है, इनसे भी कम वेवलेंथ की लाइट अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -10 मीटर के आसपास जिनकी वेवलेंथ होती है उस लाइट को नाम दिया गया है एक्स रेज। एक्स रेज से भी स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट होती है गामा रेज। गामा रेज की वेवलेंथ 10 to the power -11 मीटर, 10 to the power -12 मीटर के ऑर्डर में होती है। उससे भी कम वेवलेंथ की लाइट कहलाती है कॉस्मिक रेज।
ये जो कॉस्मिक रेज है ये आउटर स्पेस में मिलती हैं, स्टार्स पर मिलती हैं, ठीक है, अर्थ पर नहीं मिलती कॉस्मिक रेज। इनकी एनर्जी और भी ज्यादा होगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये अलग अलग रीजन्स की लाइट को क्या क्या नाम दिया गया है? रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। ये नाम किस वेवलेंथ के अराउंड दिए गए हैं ये आपको ध्यान रहना चाहिए। कौन सी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, किस लाइट की वेवलेंथ कम है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो लैम्डा फॉर रेडियो वेव्स ज्यादा है या फिर लैम्डा फॉर माइक्रोवेव्स, ये ध्यान रहना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड लाइट ज्यादा है या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी लाइट ज्यादा है, ये ध्यान रहना चाहिए। ये जो एंटायर रेंज ऑफ वेवलेंथ्स मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। This is a kind of a diagrammatic representation of electromagnetic spectrum. ठीक है, तो उम्मीद है ये स्पेक्ट्रम जितना मैंने बनाया है उतना आप ध्यान रख पाएंगे। विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज ध्यान रख पाएंगे, विजिबल लाइट में आने वाले कलर्स ध्यान रख पाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स कंपेयर कर पाएंगे। जो बातें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, वो आपको आगे चलकर अप्लाई करना आना चाहिए। और अप्लाई करने पर ही बेस्ड एक दो सिंपल क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डू अ कपल ऑफ सिंपल क्वेश्चंस। ये जो एफएम चैनल्स होते हैं ये अपने नाम के साथ एक नंबर जोड़कर रखते हैं जो ये हर मिनट में 2-3 बार दोहराते रहते हैं। 92.7 बिग एफएम, 94.3 माई एफएम, 106.4, इस तरह के नंबर्स। क्या आप जानते हैं ये नंबर्स क्या हैं? डिटरमिन द wavelength and wave number. Determine the wavelength and wave number of the electromagnetic waves associated with electromagnetic waves associated with 92.7 बिग एफएम। तो आज जान लीजिए कि ये जो नंबर इन चैनल्स के नाम के साथ जुड़ा हुआ है ये इनके रेडियो ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज में। 92.7 बिग एफएम बोलने का मतलब है कि इस रेडियो चैनल का ट्रांसमिशन 92.7 मेगाहर्ट्ज पर हो रहा है। मेगा स्टैंड्स फॉर 10 to the power 6। अगर ये आपको आज पता चल गया हो, मैंने बता दिया हो, तो आप क्या ये दो वैल्यूज मुझे बता सकते हैं? करके देखें। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ डिटरमिन करनी है। और वेवलेंथ से वेव नंबर। सो लेट्स डू इट। लाइट को वैक्यूम में ट्रेवल करता हुआ ही मानेंगे। ऐसा होने पर वेवलेंथ हो जाएगी c/ν। c is 3 into 10 to the power 8 meter per second. And frequency is 92.7
into 10 to the power 6 hertz per second. अगर आप 10 की पावर्स कैंसिल करें, बाकी नंबर्स को एडजस्ट करें, तो ये 300 बाय 92.7 मीटर्स आ रहा है. ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा. 3 से कैंसिल होने पर ये 100 अपॉन 30.9 रह जाएगा. बस ये डिवीजन आपको परफॉर्म करना है. और फाइनली ये वैल्यू आएगी 3.23 मीटर्स अगर आप डिवीजन करेंगे तो. और ये जो 3.23 मीटर्स है, अगर आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लोकेट करोगे, जो थोड़ी देर पहले बोर्ड पर बना हुआ था और अब आपकी कॉपीज में बना हुआ होगा, तो ये वेवलेंथ आपको रेडियो वेव्स के दायरे में दिखाई देगी 1 मीटर से ज्यादा. रेडियो वेव्स एक्चुअली एफएम चैनल्स की वेवलेंथ शॉर्ट रेडियो वेव्स होती है. दूसरे रेडियो चैनल्स की वेवलेंथ लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं, जिनकी वैल्यू 100 मीटर्स 1000 मीटर तक हो सकती है. ठीक है, तो ये आगे वेवलेंथ क्या, यहां से हम वेव नंबर फाइंड कर सकते हैं. बहुत आसानी से. वेव नंबर न्यू बार सिंपली 1 अपॉन लैम्डा, और इसकी वैल्यू अगर हम यहां से देखें, लैम्डा की वैल्यू, तो हमें सिर्फ इस नंबर का रेसिप्रोकल करना है. कहने को तो हमें 3.23 मीटर्स का रेसिप्रोकल करना है. वैसे हम इस नंबर का डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं और वहां से वैल्यू आएगी 0.309 मीटर इनवर्स. दिस इज द वेव नंबर, वेवलेंथ एंड वेव नंबर. सिंपल क्वेश्चन था, बट एफएम चैनल्स की फ्रीक्वेंसीज क्या है इस बारे में आपको कुछ पता चला इस क्वेश्चन से. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. In this question, you have to consider 2 electromagnetic waves traveling in vacuum. दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हैं, जिनकी फोटोग्राफ्स अब मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं. स्नैपशॉट्स. आपको भी बनाना है, और जैसा मैं बनाऊंगा वैसा ही बनाना है. तो यहां पर 1 2 3 4 5 क्रेस्ट बनाए हैं, 1 2 3 4 ट्रफ्स बनाए हैं. इतने ही आपको भी बनाने हैं, इससे कम ज्यादा नहीं. एग्जैक्टली यही आपको बनाना है. आप क्वेश्चन नहीं बदल सकते. और इसी दायरे में, इसी लंबाई में एक दूसरी वेव भी बनाई गई है. और ये दायरा मान लीजिए 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर का है, जिसको मैग्नीफाई करके ड्रॉ किया गया है ऑब्वियसली. सो दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ए, और ये है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी का फोटोग्राफ. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोटोग्राफ you need to determine
the wavelengths of the two waves, the frequencies of the two waves, and also the region of the electromagnetic spectrum. The region of the electromagnetic spectrum to which these waves belong. ये अल्ट्रावायलेट लाइट है, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड लाइट है, किस तरह की लाइट है ये भी हमको आइडेंटिफाई करना है. तो कैसे करें क्वेश्चन? पहले आप खुद से ट्राई करिए. क्वेश्चन काफी आसान है और क्वेश्चन इस बात पर बेस्ड है कि आपको वेवलेंथ्स काउंट करना आना चाहिए. आपको काउंट करना आना चाहिए कि इन फोटोग्राफ्स में कितनी वेवलेंथ दिखाई गई है. वेव ए के लिए वेवलेंथ ये है और वेव बी के लिए वेवलेंथ ये. तो काउंट करिए कितने लैम्डा ए आ रहे हैं इस डायग्राम में. 1, 2, 3, 4.5. 4.5 वेवलेंथ्स आ रही हैं और कितने लैम्डा भी आ रहे हैं? 1 and 1, 2. From the adjacent figure, ड्रॉ किए गए डायग्राम से हमें ये दिख रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि 4.5 times lambda A is 1.8 into 10 to the power minus 6 meters. And 2 times lambda B is also 1.8 into 10 to the power minus 6 meters. बस यहां से डिजायर्ड वैल्यूज मिल जाएंगी. लैम्डा ए की वैल्यू अगर हम इसको नैनोमीटर में लेके चलना चाहें, नैनोमीटर तो आप समझते होंगे, 10 to the power minus 9 मीटर में लेकर चलना चाहें तो इसको 1000 से गुणा करें, इसको 1000 से भाग दें तो ये 10 to the power minus 9 मीटर हो जाएगा, जिसको हम नैनोमीटर लिख पाएंगे. और उसके बाद अगर आप डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है 400 नैनोमीटर. और लैम्डा बी भी अगर नैनोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाए तो 1800/2 नैनोमीटर 900 नैनोमीटर आएगा. नैनोमीटर में लिखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फायदेमंद है क्योंकि ये हमें विजिबल लाइट से कंपेयर करने में मदद करेगा. विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज है 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली, और ये वेवलेंथ उस रेंज में आ रही है, ये वेवलेंथ उस रेंज में नहीं आ रही. इसका मतलब वेव ए तो विजिबल लाइट है और वेव बी विजिबल लाइट नहीं है. खैर, ये बातें भी हमारे काम की हैं, लेकिन उससे पहले फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी इज C by lambda, inversely related to wavelength. 3.00 into 10 to the power 8 meter per second, और वेवलेंथ आई है अगर मीटर्स में लिखें तो 4 into 10 to the power minus 7 meters. 10 to the power minus 7 मीटर के ऑर्डर में आई है. 0.75 into 10 to the power 15 hertz. साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो, साइंटिफिक नोटेशन तो आप जानते होंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 7.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. न्यू बी को लिख सकते हैं C by लैम्डा बी,
3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ 9 into 10 to the power -7 मीटर्स। ये अल्टीमेटली आ जाएगा 3.3 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो जो वेवलेंथ छोटी थी उसके लिए फ्रीक्वेंसी बड़ी आई, जो वेवलेंथ बड़ी थी उसके लिए फ्रीक्वेंसी छोटी आई, ये तो होना ही था। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट जज करने में वेवलेंथ से जा सकते हैं। वेवलेंथ को पहचानना हमें ज्यादा आता है, स्पेक्ट्रम में भी मैंने वेवलेंथ पर फोकस किया था। तो ये 400 नैनोमीटर की लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। वेव ए इज विजिबल लाइट। और भी अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर बोलना चाहूं तो ये 400 नैनोमीटर की लाइट मोस्ट प्रोबेबली वायलेट लाइट है, इसका कलर वायलेट होगा, ये वायलेट वाले एंड के करीब है। और जो वेव डी है वो 750 760 नैनोमीटर से बड़ी वेवलेंथ है, रेड लाइट से ज्यादा वेवलेंथ, और रेड लाइट से ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट होती है इंफ्रारेड लाइट। So wave D is not visible, wave A is visible, most probably it is violet light. So this was again a simple question based on the calculation of frequencies and wavelengths. अभी तक हमने लाइट के वेव नेचर पर ही बात करी है। लाइट के वेव नेचर से हम लाइट से एसोसिएटेड कई फिनोमेना समझ सकते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, इनके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे भी। लाइट से जुड़ी हुई कुछ प्रोसेसेस में लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, लेकिन जब लाइट एनर्जी ट्रांसफर करती है, जब किसी ऑब्जेक्ट को लाइट से एनर्जी मिलती है, तो ऐसा देखा गया कि उस इंस्टेंट पर, उस फिनोमेना में जब लाइट से किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी जा रही है, तब लाइट एज वेव बिहेव नहीं करती, तब लाइट बिहेव करती है एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। When light transfers energy, it behaves like a stream of particles. And the particles of light are called as photons. What are photons? How are they defined? Photons का concept क्या है? Photon की theory क्या है? Particle nature of light के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। Thank you very much.